हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है आप फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज कराएंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का 24th न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का नंबर है 2.24। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट आते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा, उस पर आप ध्यान देना, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जो है कैपेसिटेंस दे रखा है 2 फैरेड, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, उसका कैपेसिटेंस दे रखा है 2 फैरेड, और उस कैपेसिटर के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, तो अब ये फैरेड जो ऐसा यूनिट है, तो आपको उसको कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर हो गया। एरिया आपको फाइंड करने को बोला है, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एरिया निकालना है आपको, A निकालना है, तो आपने A को यहीं रहने दिया और D को C के साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये A इक्वल्स टू हो गया, कैपेसिटेंस कितना हो गया 2 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻² अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इतनी होती। बस आपको इसमें एक ट्रिक ये लगानी है, आपको वैल्यू तो यही लिखनी है, लेकिन आपको ये कंसीडर करके रखना है कि ये 9 है। 9 करके इसे सॉल्व कर लेना और इसका आंसर सीधा आप आगे लिख देना, मतलब इसको 9 मान लेना, लिखना तो यही, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप 9 लेकर कैलकुलेट करना। तो मैं इसको ये तो लिख दिया, लेकिन मैं भी इसे रफ कर दे रहा हूं, मैं इसको 9 के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको। तो आपको लिखना वैसे ही है, लेकिन रफ में जब आप साइड में कैलकुलेशन करेंगे तो 9 लेकर कैलकुलेट कर लेना। तो क्या होगा, 9 मैंने ले लिया इसको, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 10, तो डेसिमल लगाया तो ये तो 1 हो जाएगा, 5 2 10, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे और यहां से ये कैंसिल हो गया, तो ये तो नीचे का 9 तो 9 आ जाएगा, और इंटू 10 टू द पावर नीचे क्या बचेगा -10, जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा +10। तो देख रहे हो कितना आसान हो गया, 1/9। अब 1 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.111, ऐसे 1 1 आता रहेगा। तो मैंने डेसिमल का 3 डिजिट तक लिखा, इंटू 10 टू द पावर 10 लिख दिया, जिसको मैं लिख सकता हूं 1.11 इंटू 10 टू द पावर 9। बस समझ में आया, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है 1.11। ठीक है, नहीं ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें एनसीईआरटी में इसका आंसर क्या लिखा हुआ। एनसीईआरटी में अगर आप इसका आंसर देखोगे तो वो आंसर जो है 8.854 वैल्यू जो हमने पहले लिखा था उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट करने पर आएगा 1130 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। ये पहले तो आप मीटर में ही निकालेंगे, क्योंकि जब पहले आपका सॉल्व हो गया आएगा तो इतना आएगा। अब आपको लग रहा होगा यहां तो पावर 6 है और यहां तो पावर 9 है, तो देखो अगर डेसिमल यहां पर है 0 के बाद अगर 1 2 3 डिजिट अगर मैं यहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा, अगर मैं डेसिमल को यहां से यहां लिख दूं, यानी कि 1.13 इस तरीके से मैं लिख दूं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 10 की पावर 9। 3 डिजिट इधर ले गया तो 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर ही हो जाएगा। अब आप देखो आंसर कितना आ गया, हमारा 1.11 आया, यहां पर 1.13 आ गया। तो अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा एक्यूरेट एग्जैक्ट करना है तो भाई फिर 8.854 लेके चलो, और अगर आपको लग रहा है थोड़ा कैलकुलेशन में स्पीड हमें बढ़ानी है तो भाई ये आप उसको 9 लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि 1.1 डेसिमल का एक डिजिट तक तो बिल्कुल ही सही आ रहा है, देख सकते हो। ठीक है, पावर भी बिल्कुल सही आ रहा है। और एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 1130 किलोमीटर स्क्वायर। तो देखो मैं आपको बता दूं ये भी आंसर सही है, ठीक है, और एनसीईआरटी का जो वो भी सही है, किलोमीटर स्क्वायर में अगर बोला है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसमें छोड़ सकते हैं, क्योंकि मीटर एसआई यूनिट है, तो फाइनल आंसर आप एसआई यूनिट में लिख सकते हैं। एसआई में करते हैं, एसआई समझ आया, तो आप जैसे भी आपको बेटर लग रहा है, आपको 8.854 करके लग रहा है तो आप वो लिख के कर लो, अगर आपको ये आसान तरीका लग रहा है ये लिख लो, इसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया ये आंसर आएगा, और 8.854
इसकी जगह वैल्यू, एप्सिलॉन की जो वैल्यू लिखी थी 8.854 इंटू 10⁻12, तो ये तो पावर तो वही हमने इसमें चेंज करा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर चेंज करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 1130 10⁻6 या 1.130 10⁻9। इतना वेरिएशन आपको दिख रहा होगा कितना वेरिएशन आ रहा है, तो जैसा भी आपको बेटर लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। समझ आया? इट्स ओके। अब देखें एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर का 25th न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का नंबर है 2.25। देखने में थोड़ा सा टिपिकल है, देखने में, लेकिन करने में ऐसा नहीं है, आसान है। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको यही सोचना है न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, आसान, हलवा है, कुछ नहीं है। जब आप कर रहे हो तो आपके सामने न्यूमेरिकल तो टिकेंगे ही नहीं, एक एक को आप धो दोगे। ठीक है, कोई नहीं बचने वाला आपसे, बस यही आपको सोचना है। बात समझ में आ रही है? यही फील लाना है, कौन टिकेगा हमारे सामने। न्यूमेरिकल है किसी में दम, किसी में नहीं। हर न्यूमेरिकल की वाट लगा दोगे आप, बस यही सोचना है, पॉजिटिव फील लाना है, पॉजिटिव फील। और अगर आपने नेगेटिव फील लाए तो बस आप अपना नुकसान करो, क्या करोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोच रहे हो अरे फील ले आए तो क्या फील सही हो जाएगा, बिल्कुल होता है। जब फील आती है तो हमें थोड़ा एनर्जी महसूस होती है, अरे यार, कोई कहता है ना अप्रिशिएट कर देता, अरे तुम तो ये कर सकते हो यार, तुम में तो दम है। बोलते ना दोस्त लोग, अरे तुम कर सकते यार, तू कर सकता है, तुझ में दम है यार। जब ऐसे बोलते हैं तो एक फील आने लगती है, गट्स आने, अरे यार हमें सच में ऐसा लगता है, अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, आपको ये फील लानी है अपने। और कुछ भी करो, करना तो है, तो इसीलिए हम पॉजिटिव फील के साथ ना करें। अब देखो क्वेश्चन में बेसिक चीज़ भी समझना, एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, वो आपको गिवन है। 4 कैपेसिटर लगे C1, C2, C3 एंड C4। C1 का कैपेसिटेंस 100 पिकोफैरेड, C2 200 पिकोफैरेड, C3 200 पिकोफैरेड, C4 100 पिकोफैरेड। यहां पर प्लस दे रखा है या माइनस दे रखा है, यानी कि ये बैटरी यहां लगाया होगा, तो बैटरी जो है 300 वोल्ट की बैटरी है, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर से कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव टर्मिनल इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, इसीलिए प्लस और माइनस लिखा है। और 2 पॉइंट दे रखे A और B, ये दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है आपको चारों के चारों कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज है वो निकालना, मतलब हर कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा वो बताना है, और हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो बताना है। यानी कि अगर आप इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे हो तो कितना होगा, इसके क्रॉस कर रहे हो, इसके क्रॉस कर रहे हो, इसके क्रॉस, चारों के क्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप, कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपको फाइंड करना है। और हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना है वो फाइंड करना है। और कुछ देखो ये न्यूमेरिकल करेंगे, उसके साथ दूसरी भी जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उनको भी चीज समझना है, ताकि वो हमारी आगे के न्यूमेरिकल में भी हेल्प करेंगे। कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, वो भी समझना। देखो क्या होता है, अगर सीरीज में सारे लगे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सीरीज में तो पता है सीरीज में चार्ज सेम रहता है। और पैरेलल में लगे होते तो बोल देते पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीरीज और पैरेलल दोनों में लगे, तो इसलिए अब हमें देखना है इस सर्किट को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये देखो हमने क्या करा, इसी डायग्राम का एक डायग्राम ये बना लिया। अब ये कैसे बना लिया, बात समझना। ये जो कैपेसिटर एक दूसरे से कनेक्ट है, ये पतले वायर से लगे होंगे, कोई ऐसा थोड़ी बहुत मोटे मोटे सरिया लगा दिया, रॉड, ऐसा थोड़ी, पतले पतले वायर से। हमने इस टर्मिनल को पकड़ा, इस C4 को पकड़ा और ऐसे करके ले गए, ऐसे करके सीधा कर दिया, ऐसे इमेजिन करना है। इसको पकड़ के यहाँ से पकड़ के ऐसे करके ले गए और इसको ऐसे सीधा कर दिया, तो ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया। यानी कि इसको हटा दो, ये दो, एक कैपेसिटर ये, दो ये, तो एक ये लगा, दो ये हो गए, और ये जो इसके नीचे था इस तरीके से तार से गया, इसको पकड़ के हमने ऐसे सीधा कर दिया, तो ये ऐसा हो गया C4। इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज आप समझ लेना, देखो अगर चार्ज यहां से जाता है, बात समझ, C4 से चार्ज जा रहा है, तो जो C4 से चार्ज जाएगा, बेसिक समझना पहले, C4 से चार्ज यहां पहुंचा, यहां से कुछ चार्ज गया Q। अब ये जो Q यहां पर पहुंच गया, हमारा भी ये यहां पर है Q। इस Q के पास दो रास्ते, एक तो यहां से चला जाए और एक ऐसे होता हुआ ऐसे जाए।
अब अगर A से ये B तक जाता है तो यहां पर दो कैपेसिटर लगे हैं C2 एंड C3 200 पिको फैरेड के, और ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। अगर इनका आप टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, अभी हम सॉल्व करेंगे, तो वो आ जाएगा 100 पिको फैरेड। सीरीज में 200 के लगे ना, सीरीज में रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, तो 1/200 प्लस 1/200 ऐसे जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। यानी कि यहां से यहां पहुंच रहा है, ये चार्ज अगर जाता है तो उसको जो कैपेसिटर है उनका कैपेसिटेंस कितना हो रहा है, इन दोनों का मिला के 100 पिको फैरेड जो हो रहा है उसको क्रॉस करके यहाँ जाना। और अगर यहाँ से जा रहा है तो इसका भी 100 पिको फैरेड। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि जब Q चार्ज यहाँ पहुंचेगा तो इसमें से आधा इधर से जाएगा, आधा इधर से जाएगा, क्योंकि A से लेकर B पॉइंट इस ट्रैक का कैपेसिटेंस और A से लेकर इस पाथ से B तक जा रहा है, इसका कैपेसिटेंस सेम है। जब दो पाथ का कैपेसिटेंस सेम है तो इक्वल अमाउंट में चार्ज जाएगा दोनों ब्रांच में, ये फिक्स है। बात समझ में आया? ठीक। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे इस पूरे सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहली चीज समझ, ये दोनों तो लगे हैं आपके सीरीज में, तो सीरीज में कैसे जोड़ेंगे? हमने लिखा 1C2 3 इतना समझ में आया? 1C2 का मतलब हमने इसको और इसको दोनों को जोड़ लेना है, और वो किसके बराबर हो गया? 1/200। अभी पिको फैरेड में ही रहने देना, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस 1/200। एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया 200, तो इस 200 से इस 200 को डिवाइड करोगे 1 और 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस 1 आ गया, जो फाइनली आ गया 2/200 1CS। तो रेसिप्रोकल कर लिया तो CS किसके बराबर आ गया? 200/2, तो ये आ गया आपका 100 पिको फैरेड। यानी कि इन दोनों कैपेसिटर का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो आ गया हमारा 100 पिको फैरेड। बात समझ में आया? जब ये 100 पिको फैरेड आ गया तो समझ, अब देखो आपको ये डायग्राम एक बना हुआ दे रखा है न्यूमेरिकल में, ये बनाना नहीं है, कुछ नहीं बनाना है, बात समझना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, मैं एक और बनाऊंगा अभी आपको समझाने के लिए। आपको तो क्वेश्चन करना है, आपको तो न्यूमेरिकल करना है। बात समझ आ रही है? अब क्या है, अब देखो ये तो आ गया हमारा, तो अब सर्किट कैसा बन गया? देखो इसमें हमने कहा इस वायर को ऐसे कर दो तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा या ऐसा सर्किट बन जाएगा। अब इसमें क्या आपका जो C1 है, देखो ये तो ऐसे ही लगा हुआ है C1, और ये दोनों ऐड होकर एक बन गए, ये दोनों ऐड होकर एक बन गए, तो यानी कि आपका ऐसा बन गया, ये प्लस और ये 300 वोल्ट लिखा है यहाँ पर, ये 300 वोल्ट, ये पॉइंट हो गया और ये B पॉइंट है, और ये हमारा इस तरीके का डायग्राम बन गया। ये हमारा हो गया C4। अब आप कहोगे अरे यहाँ तो दो लगे हुए थे, हाँ ये दोनों को ऐड कर दिया ना, तो दोनों ऐड होकर ये सिंगल कैपेसिटर है, ये C23, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन, ये दोनों ऐड होकर कितने के फैरेड के बन गए? 100 फैरेड के। तो इन दोनों को लगा रहने दो या इनको हटा के इनकी जगह 100 पिको फैरेड का लगा दो, बात एक ही, क्योंकि दोनों ऐड होकर इनका कैपेसिटर कितना, और 100 पिको फैरेड, तो हमारा ऐसा बन गया। तो ये हमारा कितना है? ये देखो C1 यहाँ ऊपर दे रखा, ये आपका 100 पिको फैरेड, और ये कितना है? ये भी 100 पिको फैरेड। बात समझ में आया? तो अब ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो 100 और 100 कितने हो गए पैरेलल में? तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं पैरेलल में डायरेक्ट। मैंने आपको पहले बताया कि रेजिस्टेंस में जब सीरीज में लगे होते तो क्या जोड़ते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन कैपेसिटर में जब सीरीज में लगे होते हैं तो C1 C2 C3 नहीं, 1/C1 1/C2 इस तरीके से। और जब रेजिस्टेंस में पैरेलल में लगे होते हैं तो रेसिप्रोकल ऐड करते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। कैपेसिटर में जब पैरेलल में लगे होते हैं तब 1/C1 1/C2 नहीं करते, फिर C1 C2 कर देते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस उल्टा मेथड है। अब रेजिस्टेंस वाला 10th वाला याद है, बस सही है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, 10th वाला उसका अपोजिट कर दो। तो अब 100 पिको फैरेड तो 200 पिको फैरेड हो गया। यानी कि अब देखो डायग्राम क्या बन गया, यानी कि अब ऐसा बन गया, यानी कि ये दोनों मिलकर, बात समझना, ये दो मिलकर एक बने और ये दो मिलकर, जब हमने इन दोनों को टोटल कर दिया, यानी कि 100 पिको फैरेड पैरेलल में लगे होंगे तो ये 200 पिको फैरेड हो जाएंगे, 200 पिको फैरेड हो जाएगा। तो ये जो हो गया 200 पिको फैरेड इस कैपेसिटर और इन तीनों का कॉम्बिनेशन,
ये तीनों का टोटल कैपेसिटेंस हो गया, और एक आपका ये लगा हुआ कौन सा, ये C4। तो C4 कितने फेरेड का है, ये 100 का है, यानी कि 200 का ये, 100 का ये हो गया। बात समझ में आया? ये हो गया। अब ये दोनों आपके कैसे हो गए, ये आपके सीरीज में हो गए। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। फिर समझ लो, इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस निकाला 100 पिकोफैरेड, ये सीरीज में थे, और जब इन दोनों को ऐड किया तो ये 100 पिकोफैरेड आया, ये 100 पिकोफैरेड इसके साथ पैरेलल में, तो 100 100 200 ये हो गया। अब ये 200 ये हो गया, तो और ये जो C4 है ये इसके साथ कैसे लगा है, सीरीज में, तो 200 और इसको अब ऐड करना है, बस इसको अब हमको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, कैसे करना है, अब ये दोनों सीरीज में लगे हैं तो आपको पता है कि सीरीज में तो रेसिप्रोकल ऐड करते हैं हम। तो हमने क्या करना है यहाँ पर सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाएगा हमारा, एक सीरीज लिख देता हूं। तो एक तो हमारा ये हो गया 1/200 प्लस 1/100, ठीक है। तो ये टोटल कैपेसिटेंस आएगा अब इससे, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 200, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस, और इस 200 को 100 से डिवाइड करोगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 2, तो कितना आ जाएगा ये 3/200। बात समझ में आया, ये आ गया। अब क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो CS जो हो गया हमारा 200/3 पिकोफैरेड आ गया। ये आपका टोटल कैपेसिटेंस आ गया, ये आपका टोटल कैपेसिटेंस आ गया। बात समझ में आया? ये जब टोटल कैपेसिटेंस आ गया, अब आपको ये निकालना है कि इस सर्किट में टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा होगा। देखो एक चीज समझ लो, ये 300 वोल्ट की बैटरी आपने सर्किट से लगा दी, तो ऐसा नहीं है कि 300 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो फिक्स अमाउंट में चार्ज देगी। इस सर्किट के कैपेसिटेंस के हिसाब से ये देगी, मतलब अभी इसमें 4 कैपेसिटर लगे हैं इस तरीके से, तो एक वैल्यू जो भी चार्ज आ रहा होगा उस समय वो फिक्स्ड होगा। अगर आपने कोई कैपेसिटर हटा दिया या कोई बढ़ा दिया तो इस बैटरी से जो चार्ज मिल रहा है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, यानी कि इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आने से इस सर्किट में चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाती है। बात समझ आया? तो हम चार्ज निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला पता है Q = कितना होता है, CV। अब कैपेसिटेंस हम निकाल चुके हैं, तो ये कितना हो गया 200/3। अब क्या करना है, हमें पिकोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करना है। रीजन अभी बताता हूं, पहले 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पिकोफैरेड से फैरेड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए क्योंकि हमें V की वैल्यू पोटेंशियल जो है वो किस में दे रखा है, वोल्ट में, और वोल्ट SI यूनिट है, तो ये SI है, तो इसको भी हमें SI में कन्वर्ट करना था, इसलिए पिकोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करा। अब 3 से इसे कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 0 ये 2 0 ये 4 0, तो यहां पर 4 0 कम हो जाएंगे, तो 2 × 10⁻⁸ कूलम का चार्ज हो जाएगा। यानी कि इस बैटरी से जो चार्ज निकलेगा वो कितने कूलम का होगा, इतने कूलम का हो जाएगा, 2 × 10⁻⁸ कूलम। बात समझ में आया? अब इसके बाद देखना है ये कैसे कैसे चार्ज चलेगा, कहां कहां किस कैपेसिटर में कैसे कैसे जाएगा। ठीक है, आसान है, कोई ऐसा नहीं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब क्या हुआ जी, हमारा डायग्राम था जैसे हमने अभी बनाया था ये, तो यहां पर क्या था, ये हमारा ये वाला कैपेसिटर था C4, दिस वन इज C4। देखो C1 C2 C3 C4, C4 की वैल्यू पता 100 पिकोफैरेड। अब क्या हुआ, ये नेगेटिव टर्मिनल है, अब यहां से मान लो आप कितना चार्ज जा रहा है, यहां से आपका जा रहा है, जो हमने अभी वैल्यू निकाला, जो टोटल चार्ज था वो हमने निकाला 2 × 10⁻⁸ कूलम, इतना चार्ज निकाला, इतना ही चार्ज तो था। ये चार्ज यहां से जाएगा, नहीं इस कैपेसिटर में इतना चार्ज जाएगा, तो C4 का तो हमें क्लियर हो गया कि भाई C4 कैपेसिटर में इतना चार्ज जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये टोटल चार्ज की वैल्यू है, तो Q4 में जो चार्ज की वैल्यू हो गई वो 2 × 10⁻⁸ कूलम हो गई। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको फॉर्मूला पता है, Q = CV होता है, तो V किसके बराबर हो गया, Q/C के बराबर।
तो V4 यानी कि इस C4 कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी इन दो पॉइंट पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर करेंगे तो कितना होगा, यानी वोल्ट मीटर यहां लगाया ए पॉइंट पर और यहां पर नेगेटिव पर, तब वो कितने वोल्टेज दिखाएगा उसकी बात कर रहे हैं। तो लिख दिया V4 दिखाएगा, तो चार्ज की जगह क्या लिख दिया Q4 और कैपेसिटेंस की जगह लिख दिया C4। तो चार्ज कितना हो गया 2 × 10⁻⁻8 और कैपेसिटेंस कितना है 100 × 10⁻, देखो आप समझना ये कूलम में है, तो ये तो ऐसा ही यूनिट है चार्ज की, तो इसको पिको फैरेड को हमें फैरेड में करना है 10⁻⁻12 इतना आ गया। अब क्या हुआ, ये यहां से गया तो ये बचा 2/100 और 10 की पावर बचा -4, क्योंकि -8 ऊपर है -12 नीचे, तो नीचे बचा 10 की पावर -4। जब वो ऊपर जाएगा तो पावर तो वही रहेगी, लेकिन क्या होगा वो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था तो प्लस का हो जाएगा, यहां नीचे क्या बचेगा 10 की पावर -4, ऊपर जाने भी होगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 1 के आगे 10 की पावर -4 का मतलब क्या होता है 1 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4 और नीचे तो 100 है ही, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 100 × 2 कितना होगा 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। ये पोटेंशियल आ गया आपका, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ गया। देखो जो नेगेटिव पॉइंट होता है ना, नेगेटिव टर्मिनल, उधर का जो पोटेंशियल होता है वो हम मानते हैं V, इस पॉइंट का पोटेंशियल मानते हैं 0, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल मानते हैं 0। अब हमने मान लिया इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लिया 200। अब क्यों 200, क्योंकि हमने देखा कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस 200 वोल्ट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है 200 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 0, तो 200 - 0 कितना हो गया 200, तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 200, और यहां पर पोटेंशियल कितना मिल रहा है 300, यहां पर पोटेंशियल कितना है यहां पर 300 है। बात समझ में आया नहीं आया। अब देखो क्या करना है, अब ये तो आ गया, ये नोट कर लिया, नोट कर लो, इसको पॉज करके नोट कर लो। उसके बाद क्या करना है, हमारा इस कैपेसिटर का तो सब हो गया, यानी कि चार्ज भी बता दिया और पोटेंशियल भी निकाल लिया, ठीक है, तो इसका तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब दूसरे कैपेसिटर को पकड़ते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि भाई यहां पर पोटेंशियल है 200 वोल्ट और यहां पर 300, तो इन दो A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 300 - 200, भाई यहां पर 300 है यहां पर 200, तो कितना आ गया ये 100 वोल्ट आ गया। यानी कि इन दो पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा कितना आ गया 100 वोल्ट, यानी कि इस C4 कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट आ गया, क्योंकि ये ऐसी तो कनेक्टेड है, देखो जैसे ऐसी तो कनेक्टेड है, और इन दोनों के अक्रॉस यानी कि यहां पर एक वोल्ट मीटर की प्रॉब यहां लगाओ एक यहां लगाओ तो कितने दिखाएगी, वो दिखाएगी आपको 100 वोल्ट, यहां लगाओ तो कितनी दिखाएगी 100 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 100 वोल्ट। तो अब 100 वोल्ट हो गया, तो हमने ये देखा, हमने लिखा पोटेंशियल डिफरेंस PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1, ये C1 कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो गया आपका हो गया 100 वोल्ट। चलो ये हमें पता चल गया, अक्रॉस C1 100 वोल्ट हो गया। अब चलो पोटेंशियल बदल गया, अब आपको निकालना है चार्ज, तो चार्ज में क्या करेंगे, तो चार्ज का फॉर्मूला था Q = CV, चार्ज निकालना है। तो कैपेसिटेंस आपको उसका दे रखा है, C1 का कैपेसिटेंस कितना है 100 पिकोफैरेड, तो 100 पिकोफैरेड को फैरेड में करेंगे 10⁻12, और पोटेंशियल कितना दे रखा है इसके अक्रॉस, अभी हमने निकाला ही 100 × 100, तो 100, अब 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 2 2 4, तो क्या होगा यहाँ 10⁻⁻12 है, तो इसमें से 4 जीरो कम हो जाएंगे, तो कितने जाएंगे 10 की पावर -8 कूलम, ये आ गया। तो ये जो चार्ज आ गया किसके अक्रॉस आ गया, इस C1 कैपेसिटर के अक्रॉस, तो हमने यहां लिख दिया Q1, यहां लिख दिया C1, बात समझ आया। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखने की बात करें तो वो हमारा V1 कर दिया, बात आई समझ। अब ये आ गया हमारा, अब हमारा इस कैपेसिटर का भी हो गया, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया और चार्ज भी निकाल लिया। अब बात करते हैं यहां पर, अब ये समझना इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, ये दोनों लगे हैं सीरीज में, पहली चीज, तो सीरीज में इनके अक्रॉस चार्ज क्या रहेगा सेम,
क्या रहेगा, चाहे सीरीज में चाहे कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा हो, अभी तो यहाँ दोनों की सेम है, बात समझना, ये दोनों 200 पिकोफैरेड के, लेकिन अगर अलग भी होती तब भी इन दोनों के अक्रॉस सेम चार्ज होता। बात समझ में आया, कितना होता, सेम चार्ज। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस ए बी जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ या यहाँ बातें की है वो कितना था 100 वोल्ट, और कैपेसिटेंस हमें पता है इन दोनों का टोटल, तो वो कितना है 100 पिकोफैरेड निकाला था। तो हम चार्ज निकाल लेंगे इसमें कितना जाएगा, मतलब इस सीरीज में कितना जाएगा, इस वाली लाइन में कितना होगा, यानी C2 और C3 में कितना चार्ज जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने क्या लिखा Q इक्वल्स टू CV। तो ये जो चार्ज है ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये चार्ज कितने Q23 का मतलब 2 वाले में और 3 वाले में दोनों की बात कर रहे हैं, इनमें दोनों में सेम ही चार्ज होगा। तो कैपेसिटेंस किसका लेंगे, इन दोनों का लेंगे, सीरीज की बात है 2-3 का ले लेंगे, और पोटेंशियल भी इन दोनों का 2-3 यानी कि ए बी पॉइंट पे यहाँ की बात करें, इसके अक्रॉस नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है, यहाँ वोल्ट मीटर नहीं, यहाँ लगाया, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो पता है हमें, ये भी निकालेंगे। ए बी के अक्रॉस कितना है वो हमें पता है 100 वोल्ट। तो ये जो पोटेंशियल है ये 2-3 का मतलब इन दोनों के अक्रॉस, यहाँ पे समझना वोल्ट मीटर की 2 प्रॉप्स होती है, टर्मिनल यहाँ लगाऊंगा तो वो कितनी दिखा रही है 100 वोल्ट। तो मैंने क्या किया, कैपेसिटेंस कितना है 100 पिकोफैरेड, तो 100 इंटू 10⁻⁻12 ये कर लिया, पिकोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट कर लिया, और पोटेंशियल की जगह कितना लिख दिया यहाँ 100, ये बता चुका हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला 100, 2 जीरो ये अभी बिल्कुल सेम ऐसा ऊपर जैसा ही होगा, तो कितना होगा 10⁻⁻8 कूलम, यानी कि इतना चार्ज जा रहा होगा इस लाइन में, यानी कि ए से बी की तरफ ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो, बहुत मैंने पहले बताया, इस कैपेसिटर में कितना जा रहा था, C4 में इसमें जा रहा था 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम इतना जा रहा था। अब इसमें गया तो देखो यहां से यहां चार्ज को पहुंचना है, इन दोनों का टोटल कैपेसिटेंस 100 पिकोफैरेड, और यहां से जाएगा तो इसका भी 100 पिकोफैरेड, इस पाथ का कैपेसिटेंस और इस पाथ का सेम है, तो जितना चार्ज यहां जाएगा उतना ही चार्ज यहां जाएगा। तो टोटल यहां से कितना जा रहा था 2 इंटू 10⁻�8, तो देखो इसका अगर आधा करोगे ना, इसका हाफ 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 10⁻⁸, इसीलिए 10⁻⁸ इधर से जा रहा है C1 से, और 10⁻⁸ कूलम यहां से जा रहा है चार्ज। तो देखो दोनों में यही आया है, बात समझ में आया, इसमें भी 10⁻⁸ कूलम आया, यहाँ भी 10⁻⁸ कूलम आ गया। तो अभी हम बात यहाँ ही कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों में हमें चार्ज पता चल गया। अब चार्ज पता चल गया है, दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है, दोनों सीरीज में लगे हैं, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल भी सेम होगा। अब ये तो हमने बोल दिया थ्योरेटिकल कि दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, दोनों पे चार्ज सेम है, तो पोटेंशियल भी सेम होगा। बिल्कुल आसान है, आप यहाँ देखो, इस फॉर्मूले को पकड़ो आप, सीरीज में दोनों पे चार्ज सेम, तो क्यू दोनों का सेम, क्यू दोनों का सेम, क्योंकि सीरीज में तो दोनों पे चार्ज सेम ही जाना है। अच्छा कैपेसिटेंस भी दोनों का सेम है, C2 और C3 दोनों 200 पिकोफैरेड के सेम। तो जब Q और C दोनों का सेम होगा तो दोनों का V भी तो सेम ही आएगा भाई, सेम वैल्यू पुट करोगे तो V सेम। तो आप लिख देना, स्टेटमेंट लिख देना, वेयर चार्ज फ्लोइंग थ्रू द ईच कैपेसिटर C2 एंड C3 इज सेम बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में लगे हैं तो सेम रहेगा, एंड देयर कैपेसिटेंस इज आल्सो सेम, तो therefore the potential difference across C2 and C3 will be also same, वो सेम हो जाएगा। तो अब सेम हो जाएगा तो यहां पर क्या करना है कि इसके क्रॉस और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा तो वो बराबर होगा। तो बात समझना, अब C2 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, C3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, ठीक है। अब क्या है, अब हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू V2 प्लस V3, ये जो V है V2 प्लस V3, यानी इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन दोनों के सम के बराबर है। इन दो पॉइंट A B पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करोगे वो इन दोनों के सम के बराबर तो होगा, तो सम के बराबर। अब इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V2 V3 की जगह या तो V2 की जगह V3 लिख दो, या V3 की जगह V2, तो हम इसकी जगह लिख देते हैं V2 की जगह तो V2 लिख दिया, और V3 की जगह भी हमने V2 लिख दिया, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम। और ये V की वैल्यू कितनी है ये हमें पता है, यहाँ पोटेंशियल कितना मिल रहा हमें 100 वोल्ट, तो 100, तो क्या हो जाएगा 2V2 इक्वल्स टू 100/2, इससे कैंसिल हो गया तो कितना बचा V2, ये 2 नीचे लिख दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर अगले स्टेप में कर देता हूँ, यहाँ पर हो गया 100 वोल्ट। अब यहाँ कर दो V2 इक्वल्स टू
100/2 और इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा आपका 50 वोल्ट। 50 वोल्ट तो ये आ जाएगा V2 के अक्रॉस 50 वोल्ट। तो ऐसा ही V3 के अक्रॉस भी, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम। तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस हमने कैपेसिटेंस निकाला, हर कैपेसिटर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल निकाला, हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज है वो निकाला। तो आप कैपेसिटर में ये याद रखें, कैपेसिटर सीरीज में लगे हैं उनकी वैल्यू सेम हो या डिफरेंट हो। सीरीज में चार्ज सेम रहता है और पैरेलल में अगर कैपेसिटर लगे हैं उनकी वैल्यू सेम हो या डिफरेंट हो, पोटेंशियल सेम रहता है। समझ गए? इस चीज को याद रखना। तो ये था आपका 25th न्यूमेरिकल। समझ आया? इट्स ओके। अब देखें एनसीईआरटी का 26 क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर का 26 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का नंबर है 2.26। उसमें दे रखा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, उसकी प्लेट का एरिया, यानी कि ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, उसकी इस प्लेट का या इस प्लेट का एरिया दोनों का सेम ही है। यहाँ पर आपको दे रखा है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ऐसा यूनिट में न्यूमेरिकल करना है। तो 90 इंटू, अब समझना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है इसीलिए जब उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, इसलिए 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करा। ये दो बार कर दिया, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई। आप सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसे 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो मीटर स्क्वायर में हो गया। दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है d, इस तरीके से दो प्लेट है, ये पेन हो गया, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू d, जो उसको हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो उसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो मिलीमीटर, मीटर में हो गया। पोटेंशियल दे रखा वोल्ट, वोल्ट ऐसा ही यूनिट है। आपको फर्स्ट पार्ट में बोला है कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी या कैपेसिटर की कितनी एनर्जी होगी इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग, एरिया ये है, डिस्टेंस ये है, वोल्टेज इतने हैं, तो आपको बताना है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमने देखा कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ, वैसे दो तीन फॉर्मूले, हाफ CV स्क्वायर। CV स्क्वायर हमने इसलिए लगाया क्योंकि पोटेंशियल में दे रखा था। अब बात आती है कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस नहीं दे रखा, लेकिन कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, कुछ पैरामीटर दे रखे हैं, एरिया, डिस्टेंस, इससे हम निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू ε0 A/d। ये अभी खाली है, कैपेसिटर के अंदर वैक्यूम या एयर है, तो उसके लिए यही फॉर्मूला लगेगा। ε0 की वैल्यू पता है आपको 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू एरिया। अब एरिया दे रखा है, देखो यहां हमने कन्वर्ट कर रखा है इसको, तो 90 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 2.5 इंटू 10⁻⁻3, इतना हो गया। अब जैसे मैंने बताया, अगर आपको सिंपल करना है तो उसको 9 कंसीडर कर लेना, सॉल्व कर लेना, आसानी से हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 8.85, यहां पर क्या हो गया 10⁻, अब यहां पर 10⁻³ है तो इसको कट कर दिया हमने, तो कितना हो गया, यहां पर आ गया 10⁻⁻9। अब -9 ये है और -4 ये है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगा आपका -30, ठीक है। और 90 यहां पर है ही, 90 को ऐसे लिख दिया इसको, डिवाइडेड बाई 2.5, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, बाद में आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 31.86 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, इतना आ जाएगा। ये कैपेसिटेंस आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 31.86 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, क्योंकि सारी वैल्यू आपने ऐसा ही मिली इसलिए कैपेसिटेंस आपका फैरेड में आ गया। इसको यहां रख देना है हमें, इसको यहां रखना है, तो ये आ जाएगा 1/2 कैपेसिटेंस की वैल्यू 31.86 इंटू 10⁻⁻12 और पोटेंशियल कितना दे रखा है 400,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा U इक्वल्स टू, अच्छा 400 दे रखा है, स्क्वायर है तो उसको स्क्वायर कर दो, तो 1/2 इंटू 31.86 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 400 इंटू 400। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर 10⁻⁻12, 2 जीरो ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, तो क्या जाएगा 4 जीरो चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 31.86 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, 8 हो जाएगा और इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 4, इससे ये हो गया तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपका 31.86 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 4 2 जा 8, ये 8 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आ जाएगा 2.55 10⁻⁻6 जूल। अब एनर्जी है ना, तो ये जूल में आ जाएगी, ये कितना आएगा, इतना जूल आ जाएगा, 2.55 10⁻⁻6 जूल। इतना क्लियर हुआ। ये आ गया आपका जो उसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे बोला है कि आपको इसी क्वेश्चन में एनर्जी डेंसिटी भी निकालनी है, आपको एनर्जी डेंसिटी भी निकालनी है। तो ये तो हम रब कर देते हैं, सिर्फ इस वैल्यू को रहने देंगे एनर्जी की। तो एनर्जी डेंसिटी जो है आपकी, एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल का नाम म्यू। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता था, यहां पर नाम वहां भी म्यू था, यहां भी म्यू है, लेकिन यहां पर एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बताया सिंबल का नाम सेम रहता है, रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कहा था रो, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसका नाम तो रो ही है, यहां डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैंने ऐसा लिख दिया, अभी बोलोगे सिंबल का नाम फिर से रो, लेकिन अब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस फॉर्मूला में, रेजिस्टिविटी। यहां पर डेंसिटी, यहां पर रेजिस्टिविटी, रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला टू फॉर्मूला चेंज हो रहा, लेकिन नाम दोनों जगह सेम। तो ये याद रखना। तो टोटल एनर्जी जो आपने निकाली उसे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, टोटल एनर्जी को टोटल वॉल्यूम से। टोटल एनर्जी निकाल चुके हैं, यानी कि 2.55 इंटू 10⁻⁻6 जूल ये निकाला है। और वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। ये कैसे आया, कैपेसिटर की बात करें ना, दो प्लेट है, एक प्लेट ये एक प्लेट ये, तो इसका एरिया ये इसका एरिया, किसी भी दोनों में से एक का ले लिया, दोनों का सेम है, और इनके बीच का डिस्टेंस। तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम। मैंने बताया भी है वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है, एरिया, एरिया इंटू हाइट। तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम के बराबर। अब आपने क्या किया, इसका तो काम हो गया, हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब 2.55 इंटू 10⁻⁻6 इतना है समझ में। ये जो एनर्जी आ गई आपकी, और इसको डिवाइड क्या करना, अब ये एनर्जी आई किसमें, जूल में, ये ध्यान रखना ये जूल में आई है। एरिया के प्लेस पे एरिया लिख दो 90 इंटू 10⁻⁻4 इंटू, और डिस्टेंस के प्लेस पे लिख दो 2.5 इंटू 10⁻⁻3। इतना आ गया। उसका क्या करना है, यहाँ पर 10⁻⁻4 है, इसको इससे कैंसिल कर दे तो ये बचा 2.55 इंटू 10⁻⁻2। अब -2 यहाँ बचेगा, यहाँ -2, और उसको हम इससे कट कर देंगे तो इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा 10⁻, इसको हटा देते हैं तो ये हमारा बचेगा नीचे 10⁻⁻1। तो हमने लिखा 90 इंटू 2.5, और यहाँ बचा 10⁻⁻1, -2 ये था, -3 ये था, तो उसको नीचे से ऊपर लेगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, -1 दिया गया, +1 हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आया 2.55 अपॉन 9 इंटू 2.5। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.113 जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी है,
एनर्जी की यूनिट क्या होती है? ये जो एनर्जी निकाला आपने इसकी यूनिट क्या हो गई? इसकी तो जूल हो गई, इसकी जो निकाला उसकी तो जूल, और नीचे था वॉल्यूम, तो यानी कि इसकी जूल हो गई, नीचे वॉल्यूम की क्या हो गई? मीटर क्यूब, तो यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर मीटर क्यूब। लेकिन मीटर क्यूब नीचे से ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, पावर तो वही रहेगी 10⁻3, लेकिन नीचे से ऊपर आने पे क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। समझ में आया? -3 हो जाएगा। इतनी बात आई समझ? तो ये एनर्जी डेंसिटी आ गई। अब ये तो आपने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल ली। इस क्वेश्चन में ये भी बोला है कि आपको एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन भी ड्राइव करना है। क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, उसमें एनर्जी डेंसिटी के एक्सप्रेशन के लिए भी बोला गया। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आपने थ्योरी में कराया, लेकिन मैं यहाँ करवा देता हूँ। एनर्जी डेंसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करा तो वो एनर्जी डेंसिटी कहलाती है। जैसे डेंसिटी का मैंने बताया, डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको हम मास, इस डेंसिटी को हम मास डेंसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि मास को वॉल्यूम से डिवाइड करा तो मास डेंसिटी। इस तरीके से एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड करा, एनर्जी डेंसिटी। बात समझ में आया? अब एनर्जी में क्या है? एनर्जी जो फॉर्मूला ड्राइव करे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसका एक फॉर्मूला है 12CV²। 3 फॉर्मूले ड्राइव करवाए तो उसमें से एक यूज करा है, ये 12CV²। अभी ध्यान रखना, ये जो C है कैपेसिटेंस, ये V पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल हो गया, और यहां पर ये जो V है ये क्या है? वॉल्यूम है। ध्यान रखना, ये क्या है आपका? वॉल्यूम। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि आप लोग नीचे V है, इस V से इस V को काट दे, गड़बड़ हो जाएगा। ये वॉल्यूम है, ये पोटेंशियल है। अब इस वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं? एरिया इनटू डिस्टेंस। अभी बताया आपको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर वॉल्यूम की बात करें, उसकी प्लेट का एरिया, उनके बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का। तो अब हमने क्या करा? 1/2 AD को एज इट इज लिख दिया, और C के प्लेस पे क्या लिया? समझना, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है ε0 A/D। तो इस C की जगह लिखा हमने ε0 A, और ये जो D था ये नीचे लिख दिया D। तो ये C की जगह पर हमने ε0 A/D लिख दिया। अब V, इस पोटेंशियल की जगह लिखेंगे। समझना, एक फॉर्मूला था E = V/D, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो V, ये जो V है पोटेंशियल, तो ये V किसके बराबर होगा? E × D। तो इस V की जगह एक ये लिख दो, E × D। अब क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। आपका A से A कैंसिल हो जाएगा, D या D² हो गया, C कैंसिल हो गया, क्या बचा? 12ε0 E, ε0 E हो गया, 1/2 ये हो गया, और E की जगह E और स्क्वायर की जगह स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन ड्राइव हो। U इज द एनर्जी डेंसिटी, 1/2 ε0। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोलते हैं। E इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देख सकते हो एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? E² के। यानी कि जितनी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा उतनी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा। यानी कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में अगर प्लेट्स पर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो आपको बताना है कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया तो इसमें आपने चार्ज दिया, तो चार्ज देने पर इसमें क्या आ गया? ये आ गई इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक माने रेस्ट में। तो चार्ज रेस्ट में आ गया, आपने दे दिया, अब ये यहीं रुका रहेगा। तो आप वो क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यानी कि ये जो एनर्जी दे दी आपने, चार्ज दे दिया, ये कैपेसिटर के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? तो आपको लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विल बी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसको दी वो इसके अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अगर ये एनर्जी ही नहीं होगी, चार्ज नहीं होगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो ध्यान रखना, कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपेसिटर के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये था आपका 26 क्वेश्चन। समझ आया? इट्स ओके। अब देखें सेकंड चैप्टर का 27th न्यूमेरिकल। सेकंड चैप्टर का 27 न्यूमेरिकल नंबर है 2.27।
क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूले लगाने, वैल्यू पुट करनी। एक कैपेसिटर दे रखा है C1, उसका कैपेसिटेंस दे रखा है 4 माइक्रोफैरड और उसे 200 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज किया और उसे दूसरे कैपेसिटर, मान लीजिए एक कैपेसिटर है C1 4 माइक्रोफैरड, इसे किसी बैटरी से जिसके वोल्टेज है 200 वोल्ट उससे चार्ज कर दिया। जब चार्ज हो गया फुली चार्ज, फिर इस बैटरी को हटा दिया, इस कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। उस कैपेसिटर का कैपेसिटी था 2 माइक्रोफैरड। अब ये जो दूसरा कैपेसिटर है, इस पर चार्ज है पहले से या नहीं है, इसका पोटेंशियल कितना, कुछ नहीं दे रखा है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, हम मानेंगे उस पर कोई चार्ज नहीं, उसका पोटेंशियल 0 है। अब आप बोलोगे कैसे कैसे कंसीडर कर रहे हैं, उसमें तो कुछ दे नहीं रखा। पिछला एक और क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसमें लिखा था अनचार्ज, तो उसमें अनचार्ज लिख दिया था, तो अनचार्ज से क्लियर हो गया था कि दूसरा कैपेसिटर पे चार्ज नहीं, तो पोटेंशियल 0। लेकिन इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो आप इस समझे, अगर ऐसा नहीं दे रखा है तो आप उसे अनचार्ज ही मान लेना, क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे तो इन 3 वैल्यू के अलावा तो कुछ दे ही नहीं रखा है, C1 C2 और V1। इन 3 वैल्यू से दूसरे कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, मान लिया हमने ये मान लिया कि उस पर है चार्ज, तो कैसे निकालेंगे, कोई तरीका नहीं। तो बेटर क्या है, हम ही मान के चलेंगे, कुछ नहीं दे रखा तो हम ही मान के चलेंगे उस पर कोई चार्ज नहीं, उसका पोटेंशियल 0। समझ में आया? ठीक। अब डायरेक्ट मैंने बताया एनर्जी लॉस का मैंने फॉर्मूला लिखवाया, उसको आप डायरेक्ट लिखो तो उससे बहुत आसानी से वैल्यू निकालेगी, वरना इनिशियल निकालना है, फाइनल निकालना है, डिफरेंस करना है, ये कुछ नहीं। आसान तरीका यही है कि आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लें, ये हाफ C1 C2 और ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो C1 प्लस C2, ये होता है फॉर्मूला, ये लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि एक समझना, एक कैपेसिटर को आपने लिया, ये चार्ज कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर लिया, उसके जब से अनचार्ज से टच करोगे तो ये अपनी एनर्जी, अपने चार्ज इसको देगा अनचार्ज। तो जब ये चार्ज देगा तो कुछ एनर्जी, कुछ चार्ज कहाँ चलेगा, एटमॉस्फेयर में। किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में, हीट की। कैसे मैंने बताया था, इस चार्ज कैपेसिटर को जैसे इसके साथ टच करोगे, टच करते ही आवाज आएगी चट, साउंड हुआ, तो साउंड क्या, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर। अब साउंड प्रोड्यूस हो गई, वो तो खत्म हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। फिर जब आपने टच किया तो स्पार्क हुई, थोड़ी सी हल्की सी हुई, जैसे लाइटर में से चिंगारी निकलती है हल्की सी, तो क्या हुआ, लाइट प्रोड्यूस हुई, कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में। जब आपने इसको इससे टच करा तो क्या, जो चार्ज से इसमें जाएगा, चार्ज कैपेसिटर से चार्ज अनचार्ज में जाएगा, तो वायर हल्के से गर्म होंगे, ज़्यादा नहीं, वो हल्के से, हीट प्रोड्यूस हुई, कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में। तो लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली गई, वही निकालना है कितनी एटमॉस्फेयर में चली गई। इसके बाद जितना चार्ज था इसने इसमें से इसको दिया, लेकिन जो एटमॉस्फेयर में चली गई, लॉस हो गया, वो लॉस निकालना है। तो इस फॉर्मूले से अब डायरेक्ट आ जाएगा आपका लॉस। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 1/2 C1 की वैल्यू रखा 4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड को हमने फैरड में कर लिया, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके। C2 की वैल्यू 2, ये भी माइक्रोफैरड में है, इसे भी फैरड में कन्वर्ट कर लिया, 10⁻⁻6। अब V1 जो है आपका 200 है और V2 जो है वो आपका 0 है, इसका कर दिया हमने इसको है। C1 C2 की जगह लिखा हमने 4 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6, ये आ गया। इससे क्या हो गया आपका, एक तो 2 से कट कर दो। अब ये क्या हो गया, 4 इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻12 इंटू 200 इंटू 200। देखो 200 में से 0 माइनस करो 200, अब स्क्वायर है, 2 बार लिख दिया हमने। अब यहाँ पावर सेम है तो ये वैल्यू इसके साथ डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, 4 + 2 6 इंटू 10⁻⁻6, इतना आ गया। अब इसमें क्या करो, 10⁻⁻6 से जो कटा तो 10⁻⁻6 बचा, -6 ये है और 2 0 ये, 2 0 ये, तो और क्या हो जाएंगे इसमें, -6 की जगह पे रह जाएगा यहाँ पर -2, क्योंकि -6 ये है और 2 0 इससे कट गया, तो यहाँ रह गया -2। तो अब हमारी वैल्यू क्या होगी, 4 इंटू 10⁻⁻2 10⁻⁻2। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो
इस 2 से 2 कट कैंसिल हो गया, 200 200 था, 2 0 2 0 कटा, 2 और 2 और रह गया, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 और अपॉन ये बचा 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4 4 या 16 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर -2, इतना आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो, तो ये डिवाइड करके आएगा 16 को 6 से डिवाइड करें 2.67 इंटू 10 टू पावर -2। अब क्या निकाला, ये एनर्जी निकाली, लॉस ऑफ एनर्जी, तो आंसर किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जूल में। एनर्जी क्या होगी, जूल। इतना आगे समझ में। तो ये देखा आपने, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। अच्छा, ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला किधर से आया, इस जो मैंने सेकंड चैप्टर की थ्योरी बनाई है उसके लेक्चर्स हैं, उनमें से एक लेक्चर में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, उसमें एक वीडियो है लॉस ऑफ एनर्जी का, लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग ऑफ चार्ज इन केस ऑफ कैपेसिटर, वो आप देख ले तो आपको क्लियर हो जाएगा ये किस तरीके से आया, पूरा डेरिवेशन करवा रखा है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो न्यूमेरिकल तो हो जाएंगे। बात समझ में आया? इट्स ओके।